ऑडिट एंड ऑडिटर। देखिए सबसे पहले तो बात करते हैं ऑडिटर का मतलब क्या होता है, कौन होता है ऑडिटर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बेसिकली आपको फिक्स डेफिनेशन तो नहीं दे रखी है, लेकिन ऑडिटर का सिंपल मतलब होता है कि जो कंपनी के फाइनेंशियल अफेयर्स है वो सही है या गलत, वो देखने का काम है वो ऑडिटर का होता है, कंपनी का जो फाइनेंशियल अफेयर्स है। ठीक है, तो दे बेसिकली यहाँ पे कहूँ कि ऑडिटर अ पर्सन हु लुक ट्रू और फॉल्स व्यू ऑफ द फाइनेंशियल अफेयर ऑफ द कंपनी। ओके, अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स की। फर्स्ट पॉइंट है एवरी कंपनी शैल अपॉइंट एन इंडिविजुअल और फर्म एज अ ऑडिटर। देखिए कोई भी कंपनी हो उन्हें जो फर्म है या फिर इंडिविजुअल एज अ ऑडिटर अपॉइंट करना ही पड़ता है एज एट अ फर्स्ट एनुअल मीटिंग। मतलब कि फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग एजीएम जब आप करते हैं तो उससे पहले जो आपका ऑडिटर है अपॉइंट हो जाना चाहिए। ऑडिटर चाहिए इंडिविजुअल हो या फर्म, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग के दौरान आपका जो ऑडिटर है वो अपॉइंट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, ऑडिटर सेल होल्ड ऑफिस फ्रॉम द कंक्लूजन। जो ऑडिटर है उनकी जो ऑफिस है, आपने जो फर्स्ट एजीएम को अपॉइंट किया है ऑडिटर को, तो वो अपनी ऑफिस कब तक होल्ड करना ही पड़ेगा उन्हें। तो फर्स्ट एजीएम को तो आपने उसे अपॉइंट किया, उसके बाद 6 एजीएम जब तक नहीं आ जाती तब तक तो उस ऑडिटर को अपनी ऑफिस होल्ड करके रखनी पड़ेगी। उसके बाद जो है हर 6 एजीएम तक उन्हें ऑफिस होल्ड करनी पड़ेगी। मतलब देखिए, मतलब इसका हुआ कि फर्स्ट एजीएम को तो आपने अपॉइंट किया, उसके बाद 6th एजीएम तक तो वो ऑडिटर को अपनी ऑफिस कंपलसरी होल्ड करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर ऑडिटर को आप बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं, लेकिन हर 6th एजीएम तक तो आप नहीं बदल सकते। ठीक है, 6th एजीएम पूरी हो गई उसके बाद ऑडिटर को बदल सकते हैं, लेकिन फिर जो बदला ऑडिटर है उसे भी अपनी ऑफिस जो है वो 6th एजीएम तक, उसके बाद की 6th एजीएम तक उन्हें जो ऑफिस होल्ड करके रखनी पड़ेगी। मतलब कि 6th एजीएम तक, फर्स्ट से लेके 6th एजीएम तक तो अपनी ऑफिस उसे होल्ड करनी पड़ेगी कंपलसरी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है वो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर के सिलेक्शन से रिलेटेड है। देखिए यहाँ पे 2 कैटेगरी, अगर कंपनी को रिक्वायर्ड है ऑडिट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करना तो, और अगर कॉन्स्टिट्यूट करना जरूरी नहीं है तो, रिक्वायर्ड नहीं है तो। देखिए अगर कंपनी को ऑडिट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करना रिक्वायर्ड नहीं है तो फिर उस केस में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वही आपका जो ऑडिटर है वो अपॉइंट करेंगे। लेकिन अगर ऑडिट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करना रिक्वायर्ड है तो फिर उस केस में जो है ऑडिट कमेटी ही आपके ऑडिटर को सिलेक्ट करेगी। ठीक है, अपॉइंट करेगी। देखिए कैसे पता चलेगा कि ऑडिट कमेटी जो रिक्वायर्ड है या नहीं है कंपनी के लिए। तो देखिए यहाँ पे 3-4 चीजें दे रखी। अगर कंपनी, आपकी जो कंपनी है इनमें से है तो ऑडिट कमेटी आपके लिए जरूरी है, रिक्वायर है। अगर इनमें से आपकी कंपनी नहीं है तो फिर आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास जाना है, वही आपके जो ऑडिटर है उन्हें सिलेक्ट करेंगे। मतलब कि आपको यहाँ पे देख लेना है आपकी कंपनी इनमें से है या नहीं है। मतलब कि बेसिकली क्वेश्चन में आपको देखना है, आपकी कंपनी नहीं देखनी है। ठीक है चलिए देखिए यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है आप लिस्टेड पब्लिक कंपनी के तो फिर आपको ऑडिट कमेटी बनाना जरूरी है, कॉन्स्टिट्यूट करना कंपलसरी है। लेकिन और भी है, लिस्टेड पब्लिक कंपनी तो है ही, और उसके बाद भी कुछ कंपनी है, देख लीजिए यहाँ पे क्या दिया रखा है। ऐसी कोई पब्लिक कंपनी, ऑल पब्लिक कंपनी विथ पेड अप जो कैपिटल है उनका वो 10 करोड़ या उससे ज्यादा हो। ठीक है, 10 करोड़ रुपीस या उससे ज्यादा हो तो उन्हें भी ऑडिट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करना रिक्वायर्ड है। उसके बाद दूसरा दे रखा है कि पब्लिक कंपनी जिनका टर्नओवर 100 करोड़ रुपीस से ज्यादा है या फिर 100 करोड़ रुपीस है। ठीक है, 100 करोड़ रुपीस है या फिर उससे ज्यादा है। उसके बाद थर्ड पॉइंट दे रखा है कि अगर पब्लिक कंपनी जो आउटस्टैंडिंग, उनका जो आउटस्टैंडिंग लोन है, बोरोइंग्स है, डिबेंचर है, डिपॉजिट है, तो जो ये सब कुछ मिला के जो है उनका टोटल अमाउंट जो है वो 50 करोड़ रुपीस या फिर उससे ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर उन्हें जो है ऑडिट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करना कंपलसरी है, रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन अगर इनमें से कोई कंपनी है
तो फिर उनके लिए ऑडिट कमेटी जो है ऑडिटर को अपॉइंट करेगी, या फिर इनमें से नहीं है, कंपनी नॉट रिक्वायर्ड है, तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे। देखिए ऑडिटर को अपॉइंट करने के दौरान आपको जो है क्या क्या देखना है, मतलब कि ऑडिटर की इंफॉर्मेशन क्या चेक करनी है, मतलब कि जो ये ऑडिट कमेटी है या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो सिलेक्ट करेंगे ऑडिटर को, तो उनमें क्या देखेंगे, इनकी इंफॉर्मेशन दे रखी है। देखिए जरा, देखिए सबसे पहले तो जो ऑडिटर है, चाहे आपने इंडिविजुअल अपॉइंट किया है या फिर फर्म को अपॉइंट किया है, वो ऑडिट कमेटी या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो उस ऑडिटर की जो क्वालिफिकेशन है और एक्सपीरियंस को देखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट दिया गया है कि आपके जो ऑडिटर है, तो उनके कोई प्रोफेशन से रिलेटेड एनी ऑर्डर तो पास नहीं किया गया है, मतलब कि क्वालिफिकेशन में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, वो चेक करने का काम भी ऑडिट कमेटी या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का है, एज मे बी प्रिस्क्राइब, ठीक है। कंपनी मतलब कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कब चेक करेंगे, जब वो ऑडिट कमेटी रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। ऑडिट कमेटी रिक्वायर्ड है तो फिर ऑडिट कमेटी अपॉइंट करेगी, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब थर्ड पॉइंट है यहाँ पे कि जो उनका कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, मतलब कि ऑडिटर ने कमिटी को या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, तो वो ऑडिटर के पास से मंगवा सकती है, ठीक है। बेसिकली सिर्फ और सिर्फ आपको इतना देखना है कि जो ऑडिट कमेटी रिक्वायर्ड है कंपनी के लिए, अब ऑडिट कमेटी अगर रिक्वायर्ड है तो उस केस में तो ऑडिट कमेटी ही जो ऑडिटर का नेम प्रिस्क्राइब करेगी, चाहे वो ऑडिटर इंडिविजुअल हो या फर्म, ठीक है। अगर ऑडिट कमेटी जो है रिक्वायर्ड नहीं है तो उस केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है नेम प्रिस्क्राइब करेंगे ऑडिटर का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब कि यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट की बात कर रहा हूँ, आगे बात की है उसमें ऑडिट कमेटी रिक्वायर्ड है, उस केस में अगर ऑडिट कमेटी रिक्वायर्ड है तो उस केस में तो ऑडिट कमेटी ही ऑडिटर का नाम प्रिस्क्राइब करेगी, ठीक है। तो ऑडिट कमेटी ने जो भी नाम प्रिस्क्राइब किया है, ऑडिटर को सिलेक्ट किया है, अपॉइंट किया है, तो वो ऑडिटर जो है अपॉइंट हुआ है, तो उसके लिए बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर है वो एग्री करते हैं या नहीं, ठीक है। ऑडिट कमेटी ने तो उसे अपॉइंट कर दिया कि भाई हमारी तरफ से तो ये फिक्स रहेगा, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसे अगर रिकमेंड करते हैं, एग्री है उनकी बात से कि हाँ भाई ये सही है, ये ऑडिटर सही है, तो फिर वो आगे जो है एजीएम में जो है फर्दर इंफॉर्मेशन और अपॉइंटमेंट से रिलेटेड प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट में बात कर रहा है कि बोर्ड ऑफ जो बोर्ड है वो ऑडिट कमेटी के जो ये निर्णय है, मतलब कि जिनको ऑडिटर एज अ ऑडिटर अपॉइंट किया है उससे डिसएग्री है, मतलब कि बोर्ड डिसएग्री है, इस ऑडिटर को अपॉइंट किया है वो नहीं होना चाहिए इस तरीके से, तो फिर बोर्ड को क्या करना होगा, जो भी रीजन है क्यों इस ऑडिटर को अपॉइंट नहीं करना चाहिए, उससे रिलेटेड रीजन जो है वो ऑडिट कमेटी को देना होगा, ठीक है। और उसके बाद जो है ऑडिट कमेटी उसे कंसीडर करेगी, पढ़ेगी, ठीक है। उसके बाद जो भी है रूल एजीएम में प्रिस्क्राइब होगा, एजीएम में बातचीत होगी, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे, ऑडिटर जो है अपॉइंट होने से पहले अपनी रिटर्न कंसेंट देगा ऑडिट कमेटी को या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, ठीक है। एज में भी केस जो प्रिस्क्राइब है ऑडिट कमेटी जरूरी है तो फिर ऑडिट कमेटी को, ऑडिट कमेटी रिक्वायर्ड नहीं है तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिटर्न कंसेंट देना होगा कि वो एज अ जो ऑडिटर है वो अपॉइंट होने के लिए तैयार है, और प्लस सर्टिफिकेट भी जो भी एज में भी रिक्वायर्ड है वहां पे, तो वह सर्टिफिकेट भी ऑडिटर को देना होगा, ठीक है। देखिए कुछ कंडीशन है ऑडिटर को अपॉइंट करने से पहले, कौन कौन सी कंडीशन है। देखिए जो भी ऑडिटर, आपने इंडिविजुअल को ऑडिटर बनाया या फिर फर्म को, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो जो भी जिसे भी आपने ऑडिटर बनाया वो एलिजिबल होना चाहिए, ठीक है, एज अ ऑडिटर, मतलब कि चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 है उसके हिसाब से वो डिसक्वालिफाइड नहीं होना चाहिए, जो भी रूल है उसके हिसाब से वो एज अ ऑडिटर अपॉइंट होने के लिए जो है एलिजिबल होना चाहिए, ठीक है। एक्ट में जितने भी रूल्स है, रेगुलेशन है, उसे वो कंपलसरी जो है फॉलो करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि जो अपॉइंटमेंट है वो जो है एक्ट में जितनी भी
प्रिस्क्राइब टर्म्स एंड कंडीशन जो प्रिस्क्राइब की गई है एक्ट में, तो उससे रिलेटेड ही उनकी जो अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, मतलब कि उससे बाहर नहीं जानी चाहिए। जो भी इंफॉर्मेशन मांगनी है कंपलसरी है वो आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद जो है लिमिट ले डाउन, मतलब कि जो अथॉरिटी है, कंपनी की अथॉरिटी है, उसके अंदर ही आपको जो है अपॉइंटमेंट करनी है, उससे बाहर नहीं जाना। और उसके बाद जो है लास्ट बट नॉट लीस्ट पॉइंट आता है आपका, अगर जिन्हें भी आपने एज अ ऑडिटर अपॉइंट किया है, तो अगर उनका कोई मैटर है प्रोफेशनल, जो क्वालिफिकेशन है उनका मैटर से रिलेटेड, प्रोफेशनल मैटर से रिलेटेड अगर कोई भी जो प्रोसेस है पेंडिंग पड़ा हुआ है, कोई भी प्रॉब्लम आया था पास्ट में, तो वो भी सर्टिफिकेट के साथ डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि हाँ भाई इसमें मैं फंस गया था या फिर इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी प्रोफेशनल लेवल पे, तो वो भी ट्रू एंड करेक्ट जो है सर्टिफिकेट के साथ डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और जो ये सर्टिफिकेट दिया जाएगा, सर्टिफिकेट में जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है एक्ट से रिलेटेड, मतलब कि चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट है, कंपनी एक्ट है, तो उनसे सारे जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो ऑडिटर ने सेटिस्फाई किए हैं, क्राइटेरिया जो है उन्हें प्रोवाइड की गई है उसे भी सेटिस्फाई किया गया है, ऐसा जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब कि सर्टिफिकेट में ये इंडिकेट होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट जो है, अगर ऑडिटर को आप जो है उसे अपॉइंट करते हैं, तो फिर आपको जो है ADT 1 फॉर्म नंबर है, आपको याद रखना पड़ेगा, जो कंपनी है उन्हें ये नोटिस भेजनी पड़ेगी ऑडिटर को ADT 1 फॉर्म के साथ। और ये नोटिस किसे भेजनी पड़ेगी? रजिस्ट्रार को, ठीक है। रजिस्ट्रार को ये विदिन 15 डेज जो है ये नोटिस भेजनी पड़ेगी। आपने मीटिंग में ऑडिटर को तो अपॉइंट कर लिया, ठीक है, उसके बाद विदिन 15 डेज में जो है रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना पड़ेगा विद आपको जो नोटिस, और नोटिस के साथ क्या फॉर्म होना चाहिए? फॉर्म ADT 1, ठीक है।